सो वेलकम टू बायोजी बायोलॉजी क्लासेस बाय फैशन मैम। एंड हमारा ऑलरेडी चल रहा है +2 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और आज हम बात करने वाले हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम कर चुके हैं और हमारा वही है, साइड पे हमारी एनसीईआरटी भी है, सो दैट वी कैन हैव अ कंपैरिजन कि कितना हमें करना है। एज फार एज द मोनोकॉट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कंसर्न, अगर हम यहाँ पे बात करें तो एनसीईआरटी व्हाट इज गिविंग अस, embryo of the monocotyledons possess only one cotyledon. In grass family, cotyledon is called scutellum, and that is situated towards the one side of the embryonal axis. At its lower end, embryonal axis is radical and root cap, enclosed in undifferentiated sheath called colurizar. The portion of embryonal axis above the level of attachment of scutellum is epicotyle. Epicotyle has a shoot apex and few leaf primodia enclosed in a hollow foliar structure that is called as colubrotyle. So that was the development of the monocot embryo. अब जरा हम थोड़ा सा इधर देखते हैं। Of course यहाँ पे भी हमने काफी सारा NCERT BSc रखा है अपने आप को। The early development of dicot and monocot embryo is similar up to globular stage. अब ग्लोबुलर स्टेज में अगर हम पीछे देखें तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि डाइकॉट के अंदर ये हमारे पास जाइगोट, बेसल सेल, एपिकल सेल। क्या रखना है? एपिकल सेल इज ऑलवेज टुवर्ड्स चलाजल और बेसल इज टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि बेसल सस्पेंसर देगा। सस्पेंसर का काम है कि भी अगर आपके पास ये है, क्यों इसको हमने चलाजल एंड की तरफ रखना अपने जो आपका एपिकल सेल है, क्योंकि जैसे सस्पेंसर डेवलप होगा तो वो पुश करेगा एम्ब्रियो को अपसाइड, यानी कि ताकि वो नरिशमेंट यहाँ से ड्रॉ कर सके। तो अब यहाँ पे जो एपिकल एम्ब्रियो है उसमें प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेज आपके पास है, दैट इज 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल स्टेज। और जिस टाइम पे इस तरह की 8 सेल स्टेज आ जाती है तो इससे 2 टायर्स बन जाते हैं, अपर एंड लोअर। और ये जो आपका अपर वाला पार्ट है वो आपको बनाएगा प्लूम्यूल वाला रीजन, और लोअर पार्ट वाला आपको रेडिकल बनाएगा। एंड फाइनली देन वी हैव द हार्ट शेप स्ट्रक्चर। फिर हमारे पास आपके पास जो है वो हॉट शू शेप स्ट्रक्चर आएगा, और फाइनल एम्ब्रियो हमारे पास इस तरह का बनता है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ग्लोबुलर स्टेज तक जो है वो आपकी डेवलपमेंट है वो सिमिलर रहती है उस तरह से ही। लेटर डिफरेंशिएट स्टार्ट, सस्पेंसर सिंगल सेल, रिड्यूस्ड इफ मोर देन 1 सेल एंड वेसिकुलर। क्या मतलब हुआ इसका? कहता है कि जो सस्पेंसर सेल है वो सिंगल सेल है और वेसिकुलर है, और अगर रिड्यूस होगा अगर 1 सेल से ज्यादा है। There is only one cotyledon called scutellum situated towards the one side, that is lateral side in grass family. Lower end of embryonal axis has radicle and root cap is enclosed in the undifferentiated sheath called as the colurizar. The part of embryonal axis above the level of attachment of scutellum is epicotyle. So similar as हम जैसे पीछे पढ़ कहते हैं, shoot apex यानी कि tip of epicotyle covered by few leaf primodia enclosed in hollow foliar structure called colubrotyle. जो ग्रासेस के अंदर, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्का सा डिटेल करेंगे। ये हमारे पास जाइगोट बन गया, चलाजल एंड माइक्रोपाइलर। नाउ दिस जाइगोट विल डिवाइड इनटू 2। जैसे हमने बोला, टर्मिनल और एपिकल एंड को हम टुवर्ड्स चलाजल एंड रखेंगे, बेसल एंड को हम यहाँ पे रखेंगे टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। अब आपका बेसल जो है वो फिर डिवाइड करेगा, यानी 3 सेल स्टेज बनेगी। टर्मिनल नहीं, बेसल डिवाइड करेगा। अब ये जो बेसल सेल डिवाइड करेगा, अब आपके 3 सेल्स बन गए यहाँ पे। नाउ दीज 3 स्टेजेस आर टर्मिनल, मिडल और बेसल। टर्मिनल जो है वो आपको बनाएगा कॉटिलेडन, जिसको हम स्कूटेलम कह रहे हैं। मिडल आपके सारे बाकी पार्ट बनाएगा, प्लूम्यूल है, कॉल्यूब्रोटाइल है, सस्पेंसर है, रेडिकल है, कॉल्यूराइजर जो भी है, एंड दिस इज द बेसल सेल। सो यू कैन सी जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी तो ये हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज बन रही है, जिसको मैं शेड कर रही हूँ। और ऊपर वाला हमारा जो है वो कॉटिलेडन वाला साइड है और नीचे वाला बेसल। अब ये कॉटिलेडन वाला साइड इस तरह से डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा, और इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स वन साइड, यानी इस तरह से एक साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्कूटेलम। दिस इज एम्ब्रियो। नाउ एम्ब्रियो विल गो फर्दर एंड इट डेवलप इनटू द एम्ब्रियोनिक एक्सिस। एम्ब्रियोनिक एक्सिस में जिस जगह पे हमारा कॉटिलेडन अटैच है
जिस जगह पे हमारा स्कूटेलम अटैच है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या कॉटिलिडनरी पॉइंट कहते हैं। इसके ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल और प्लूम्यूल, ठीक है, और इट इज कवर्ड बाय hollow sheet containing the foliar structure that is the कॉल्यूपटाइल। नीचे वाला पार्ट इज रेडिकल। रेडिकल जो है यानी कि हाइपोकोटाइल, और हम इसको रेडिकल भी कह सकते हैं। ये हाइपोकोटाइल, ये रेडिकल, रेडिकल के ऊपर रूट कैप, और रूट कैप इज फर्दर कवर्ड बाय द कॉल्यूराइजा। वंस अगेन दिस इज एम्ब्रियोनिक एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस में जहाँ पे कॉटिलिडन अटैच है उसके ऊपर वाला पार्ट इज एपिकोटाइल, then plumule covered by colluctile. This is hypocotyle, radical covered by root cap and further covered by coleorhiza. So what is coleorhiza? Once again, you can see over here, undifferentiated sheet called coleorhiza enclosing the root cap. The part of embryonal axis above the level of scutellum is epicotyle. Shoot apex, यानी कि tip of epicotyle, covered by few leaf primordia, enclosed in hollow foliar structure that is called as the coleoptile. So ये है हमारे पास डेवलपमेंट। अब ये जो एम्ब्रियो है ये आपका किस तरीके से अटैच होता है उसको देखते हैं। सो दिस इज लेट्स से मेज ग्रेन। ये हमारे पास मेज ग्रेन है। मेज ग्रेन में दिस इज योर एपिडर्मिस। ओके, नाउ दिस एपिडर्मिस is separating, this part is your starch sheath यानी कि starchy एंडोडर्म। ऊपर वाला पार्ट आपका जो है ये हमारा एल्यूरॉन लेयर है और ये हमारा स्टार्च एंडोस्पर्म है। दिस पार्ट जैसे मक्की का दाना देखते हैं ये सारा येलो कलर है और इसके नीचे आपको व्हाइट सा कलर दिखेगा। अब ये जो व्हाइटिश पोर्शन है यहाँ पर आपका एम्ब्रियो जो है वो सिचुएटेड है। सो यू कैन सी दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये आपका स्कूटेलम अटैच है यहाँ पे इस तरह से। दिस पार्ट इज एपिकोटाइल और प्लूम्यूल और कवर्ड बाय कॉल्यूपटाइल। दिस पार्ट इज हाइपोकोटाइल, रेडिकल, कवर्ड बाय रूट कैप एंड देन बाय कॉल्यूराइजा। अब कहानी ये है कि हम इसको कॉटिलिडन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं जबकि थिन एंड पेपरी है और इसको हम स्कूटेलम कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी एंडोस्पर्म जो स्टार्च से एंडोस्पर्म है या फिर एल्यूर है, ये जब सॉल्युबलाइज होगी और अपना जो न्यूट्रिशन है वो पास करेगी, न्यूट्रिशन इसके थ्रू होकर ही आपके एम्ब्रियो तक आता है। इसीलिए हम अभी टर्म क्या यूज करते हैं, कॉटिलिडन भी इसके लिए यूज कर रहे हैं, ऑल्दो इसके अंदर फूड स्टोर नहीं है। सो दिस वाज अबाउट योर मोनोकॉट की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट वी कम टू सीड फॉर्मेशन। सो सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन. So number of changes occur in tissue outside the embryo sac to the formation of seeds. Seed typically consists of seed coat, cotyledons, and embryo axis. Seed is the final product of sexual reproduction in flowering plants. Even flowering plants के अंदर जिम्नो और एंजियो दोनों होते हैं, बट दोनों में क्या फर्क है कि जिम्नो के अंदर अनकवर्ड सीड्स होते हैं और एंजियो के अंदर कवर्ड सीड्स होते हैं। तो सीड क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप होकर मैच्योर होकर क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। तो जैसे हमने बोला सीड के कितने पार्ट हैं, सीड कोट्स, मतलब क्या स्ट्रक्चर्स उसके अंदर है, सीड कोट है, कॉटिलिडन्स है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सीड कोट। सीड कोट आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। जो इंटेग्यूमेंट्स थे ओव्यूल के उसने आपका सीड कोट बनाया है, आउटर इंटेग्यूमेंट ने आउटर सीड कोट बनाया है जिसको हम टेस्टा कहते हैं, और इनर इंटेग्यूमेंट अगर परसिस्ट करती है तो ये आपका इनर सीड कोट बनाती है जिसको हम टेगमेंट कहते हैं। आउटर इंटेग्यूमेंट जो टेस्टा बना रहा है वो जनरली हार्ड होता है। कॉटिलिडन्स आर सिंपल स्ट्रक्चर्स, दे आर थिक, स्वोलन ड्यू टू फूड स्टोरेज, और उनका काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। एज फार एज एम्ब्रियोनल एक्सिस इज कंसर्न, वो तो पूरा आपका एम्ब्रियो ही है। नाउ सीड के केस में माइक्रोपाइल अगर हम देखें सीड का स्ट्रक्चर, तो सीड के स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नजर आएगा माइक्रोपाइल, उसके नीचे एक स्कारी सा स्ट्रक्चर नजर आता है। माइक्रोपाइल इज अ स्मॉल पोर इन सीड कोट, फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ वाटर एंड इवन द गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन का इनटेक और एग्जिट ऑफ CO2, एंड ऑल्सो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन।
जैसे घरों में हम अपने आपने देखा होगा चने स्टोर करके रखते हैं या दालें होती हैं, सो दे आर ड्राई सीड्स बेसिकली, खासकर साबुत दालों की बात कर रही हूँ या जो लेंटिल्स होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। अब बेसिकली क्या है कि हाइड्रेशन कंटेंट अगर हम डाउन कर देते हैं, सीड के अंदर हाइड्रेशन कंटेंट 10 to 15% होता है, इतने हाइड्रेशन में एंजाइम की वायबिलिटी नहीं रहती। तो बिकॉज एंजाइम्स आर नॉट वायबल, तो मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ही क्या हो गया, डाउन हो गया, स्लो डाउन हो गया। इसी वजह से जब हम सीड्स को भिगोते हैं या वो मॉइस्चर लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जर्मिनेशन हमारी हो रही है। सो एंडोस्पर्म इज यूज्ड अप बाय एम्ब्रियो और इवन मे परसिस्ट। अगर परसिस्ट कर रही है एंडोस्पर्म तो ये एंडोस्पर्मिक सीड है, अगर यूज हो गया तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। ओव्यूल का फेट क्या है, सी ओव्यूल का फेट क्या है, वो सीड में चेंज हो जाएगा। ओवरी का फेट क्या है, वो फ्रूट में चेंज हो जाएगा। ओवरी की वॉल किस में बन जाएगी, फ्रूट वॉल के अंदर बन जाएगी। और ओव्यूल की कवरिंग्स जिनको हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्स आपके लिए सीड कोट्स बन जाते हैं। सो दोबारा बोलती हूँ, इंटेग्यूमेंट विल गिव राइज टू सीड कोट। ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड। ओवरी राइपन होकर क्या बना देगी, फ्रूट। और दे आर ट्रू फ्रूट्स जब ओवरी राइपन होती है। अगर ओवरी के अलावा किसी और पार्ट्स जो है फ्रूट फॉर्मेशन में आ रहा है तो वो फॉल्स फ्रूट हो जाते हैं। और फ्रूट वॉल कौन बनती है, जो ओवरी की वॉल होती है। सो नाउ टाइप्स ऑफ सीड एज पर परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट एंडोस्पर्म, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंडोस्पर्मिक सीड और एल्ब्यूमिनस सीड, इसमें आपकी एंडोस्पर्म प्रिजर्व रहती है, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड में एंडोस्पर्म यूज अप हो जाती है। सो एंडोस्पर्मिक सीड में जो आपका एंडोस्पर्म पड़ा है और कॉटिलेडन स्मॉल और थिन होंगे, इसके अंदर क्योंकि एंडोस्पर्म यूज हो चुकी है तो कॉटिलेडन फ्लैशी एंड लार्ज होंगे बाय एब्जॉर्बिंग फूड फ्रॉम न्यूसेलस, ताकि वो नरिशमेंट दे सकें ग्रोइंग एम्ब्रियो को। व्हीट, कोकोनट, कैस्टर, बार्ले एंड अदर सीरियल्स, राइस, राइस भी इसके अंदर हम ले सकते हैं। दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ द, तो जैसे कि राइस के अंदर भी आपकी एग्जाम्पल आ सकती है इसके अंदर। ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं आपके एंडोस्पर्मिक सीड्स की। सो पी, बीन्स, ग्राउंडनट और इवन आपका कोकोनट, तो ये सारे जो हैं आपके एग्जाम्पल्स हैं हमारे। सॉरी, एंडोस्पर्मिक में कोकोनट आएगा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में आ गया पी, बीन्स एंड ग्राउंडनट। कोकोनट यहाँ पे ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूँ। व्हीट, राइस, कोकोनट, कैस्टर, बार्ले और दूसरे सीरियल्स, ये हमारे एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं। पी, बीन्स, ग्राउंडनट ये हमारे नॉन एंडोस्पर्मिक हैं। देन देयर आर थर्ड टाइप ऑफ सीड्स आल्सो, पेरिस्पर्मिक सीड, जिसमें न्यूसेलस भी परसिस्ट करता है इवन एट मैच्योरिटी। ब्लैक पेपर, बीटरूट सीड्स आर एग्जांपल्स ऑफ द पेरिस्पर्मिक सीड्स। तो एल्ब्यूमिनस सीड्स, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, एल्ब्यूमिनस को एंडोस्पर्म भी बोल सकते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस को नॉन एंडोस्पर्म भी बोल सकते हैं, और तीसरे हमारे पास पेरिस्पर्मिक। नाउ what is the significance of the seed formation? जो reproductive processes such as fertilization, pollination are independent of water. Seed formation is more dependent. Better adaptive strategies for dispersal for new habitat and colonization. अगर seed बनता है तो जो dispersal mechanism है वो better हो सकता है, because किसी ने fruit खाया और seed फेंक दिया, उठा के हम कहीं और ले गए। जैसे हम let's say हम traveling करते हैं, वहाँ पे हमने मैंगो ले गए, यहाँ से एक जगह से उठाकर किसी और जगह पे वहाँ जाकर सीड फेंक दिए, तो एक तरह से हमने डिस्पर्सल ही किया ना उसका। फिर सीड्स हैव सफिशिएंट फूड एबल टू नरिश द यंग सीडलिंग्स टिल द रूट एंड लीव्स डेवलप। हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो एंड सीड्स possess variability due to genetic recombinations. So role of agriculture, seed is the basis of our agriculture. कुछ भी सो करना तो सीड तो चाहिए ना। स्टोरेज कैसे कर सकते हैं? Dehydration and dormancy are crucial for the storage and they can be used throughout the years to raise the crop. क्योंकि अगर आप हाइड्रेशन कंटेंट कम रखेंगे या होएगा तो नेचुरली उसका स्टोरेज भी इजी होगा। नाउ ड्यू टू लार्ज नंबर डिस्पर्सल इज मूव, जैसे कि कुछ ऐसे भी आपके पास फ्रूट्स हैं जिनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, जैसे अमरूद, गुआवा हो गया, ऑर्चिड्स, फिकस, अंजीर और रोबैंके। आप ये देखिए, दे हैव द टू मेनी सीड्स। तो अगर हम खाते हैं इनको या उनको कंज्यूम करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ सीड्स हैं। अगर फूड वैसे भी कहीं डिहाइसिस हो रहा है उसका फूड का भी, तो नेचुरली लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस एंड दे कैन बी प्लेस्ड टू लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। सीड बैंक्स, कलेक्शन ऑफ सीड्स फॉर द प्रेजेंट और फ्यूचर यूज के लिए हम सीड बैंक्स बना सकते हैं। वायबिलिटी ऑफ सीड्स क्या है?
एबिलिटी ऑफ सीड टू रिटेन द पावर ऑफ जर्मिनेशन ओवर अ गिवन पीरियड, कितनी देर तक उसके पास वायबिलिटी है जर्मिनेट करने की, इसको हम बोलते हैं सीड वायबिलिटी, जो कि फ्यू वीक टू फ्यू ईयर्स हो सकते हैं। प्लीज डोंट कंफ्यूज, एक होती है पोलन वायबिलिटी, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि आपकी जो सीरियस की पोलन वायबिलिटी वो फ्यू डेज की है, और लेग्यूमिनेसी में, रोजिएसी में ये फ्यू मंथ्स की है। अब हम बात करें सीड की वायबिलिटी की, सो इट कैन रेंज फ्रॉम फ्यू वीक्स टू ईयर। लोटस सीड, देयर वायबिलिटी इज 400 to 2000 ईयर्स, और बहुत पुराना एक एग्जाम्पल है हमारे पास ल्यूपिनस अराक्टिकस। ये सीड्स हमें आर्कटिक टुंड्रा रीजन में 10,000 साल पुराने सीड्स हैं। जब इनको निकाला गया और जर्मिनेट किया गया, इन्होंने प्रोड्यूस किए फ्लावर्स, यानी कि इनकी वायबिलिटी 10,000 ईयर्स तक। और रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ओल्ड वायबल सीड्स फ्रॉम डेट पाम, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, ये हमें डिस्कवर हुए हैं किंग हेरोल्ड की का जो पैलेस नियर डेड सी, वहां से मिले हैं, उसके पैलेस से मिले हैं। तो देवर वायबल सीड्स, इतनी हाई वायबिलिटी हो सकती है। तो हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि सीड्स वायबल है? हम सीड्स जिनके अंदर एम्ब्रियो है 0.1% सोल्यूशन ट्राइफिनाइल टेट्राजोडियम क्लोराइड में अगर या फिर डालेंगे तो वायबल एम्ब्रियो जो है वो पिंक हो जाता है। यानी कि इस टाइम अगर हम ट्राइफिनाइल टेट्राजोडियम क्लोराइड, जिसको हम टीटीसी कहते हैं, अगर उसमें सीड रखते हैं तो वो पिंक हो जाता है, क्योंकि ये कंपाउंड जो है प्रोड्यूस हो जाता है और कलर्ड कंपाउंड्स बन जाता है ट्राइफिनाइल फॉर्माजन। ऑफ कोर्स ये सिंपली एक नॉलेज के लिए है, आपने नहीं करना, बिकॉज एनसीईआरटी ये नहीं बता। एग्जॉशन ऑफ वायबिलिटी सीड, किस वजह से सीड्स की वायबिलिटी खत्म हो जाती है? एग्जॉशन ऑफ स्टोर्ड फूड, अगर टाइम निकल गया, एंजाइम डीनेचर हो गए, उसके जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उसके अंदर अगर वो आपके प्रीमेच्योर एग्जॉस्ट हो गए, डीजेनरेट हो गए, एम्ब्रियो डैमेज हो गया या सीड कोड डैमेज हो गए, इन सारे केसेस में सीड का वायबिलिटी खत्म हो जाता है। Each embryo sac has one egg. Each ovule normally has one embryo. Number of ovule in an ovary can vary 1 to many, and number of ovaries present in flower depending upon ganoecium. ये कुछ पॉइंट्स जैसे थे जो हमने ऐड किए हैं ताकि ये ख्याल रहा मेरे कि एक एम्ब्रियो के अंदर एक सैक होता है, एक ओव्यूल नॉर्मली एक एम्ब्रियो सैक कंटेन करता है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स एक ओवरी में एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और एक फ्लावर के अंदर एक ओवरी भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। नाउ वी कम टू फ्रूट फॉर्मेशन। सो दिस इज फ्रूट फॉर्मेशन, और कुछ छोटे से टॉपिक्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। सो होप एनसीईआरटी के साथ साथ चलते हमें ये चीज़ें समझ आ रही होंगी।